क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि मैं आज आपको 6 ऐसे, जी हाँ 6 कवि परिचय बताऊंगा जो हर साल ही पूछे जाते हैं, है ना। कितने? 6 कवि परिचय, इतना ही पढ़ना है केवल। 6 के अलावा हर साल अलग से आता ही नहीं है, कोई से भी 2 आ जाएंगे इनमें 6 में से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो कवि है हमारे वो उनको देखते हैं, बढ़िया से सॉल्यूशन के साथ आपको समझाऊंगा, पूरा कॉपी में लिखा हुआ, ऐसा नहीं है ना। यहां से अपना शुरू होता है और सबसे पहले हमारे कवि जो है वो है सूरदास जी। हमारे जो एमपी बोर्ड में होता है ना, ये कई सारे बोर्ड में पूछा जाता है इनके बारे में, तो ये आप लिख लेना, इनके बारे में मैं लिख दिया। हमारा जो मुद्दा है वो यहां से शुरू होगा, है ना, यहां से पढ़ना है अपने को। देखिए रचनाएं यदि हम बात करें तो सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी इनकी रचनाएं हैं। अगला पूछता है इनकी काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो काव्यगत विशेषता में भाव पक्ष और कला पक्ष ही आता है। कोई सारे बच्चे ना कंफ्यूजन में रहते, काव्यगत विशेषताएं क्या होगी, कि भाव पक्ष लिखे कला पक्ष लिखे, तो दोनों चीजें लिखनी है आपको। देखिए भाव पक्ष में क्या है, भाव पक्ष का मतलब क्या है वो समझो पहले। तो आप इनका भाव कैसा था, जैसा आपका स्वभाव होता है ना वैसा इन्होंने, जब देखते हैं ना किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, किसी व्यक्ति को प्रसन्न रहता है, कोई व्यक्ति थोड़ा सा ठंडा होता है, कोई व्यक्ति गर्म होता है, समझ लो बात को। तो ये जो भाव है, ये भाव इनका कैसा था जब इन्होंने ये रचना करी। सुरसागर, साहित्य लहरी किस भाषा में बोला, गांव की बोली भैया की ब्रजभाषा बोली, किसका प्रयोग किया, किस तरह के, तो अपन इसी को कहते हैं भाव पक्ष। और कला, कला का मतलब होता है क्वालिटी, कौन सी इन्होंने क्वालिटी का यूज किया, ठीक है। तो देखिए सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनके काव्य में भावों का सागर लहराता था। क्या होता था? भावों का सागर लहराता था। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। तो कोई पूछ ले 1 नंबर में कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो सूरदास जी को कहा जाता है। इन्होंने संयोग और वियोग यानी श्रृंगार रस के 2 प्रकार है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इन दोनों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। तो सीधी सी बात समझ में आई। भाव पक्ष बहुत सिंपल, इतना सा लिखना है कि सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनके काव्य में भावों का सागर लहराता था। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इन्होंने श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों रूपों का वर्णन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो आ जाएगा आपका कला पक्ष। देखिए सूरदास जी ने अपने काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने गेय पद शैली का प्रयोग किया। किस, कौन सा? गेय पद शैली, गेय ने गाए जाने वाली, ठीक है। इनके काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। अगला है इसमें साहित्य में स्थान। बहुत ही सिंपल सी भाषा में लिखा है ताकि आपको पढ़ते से याद हो जाए। देखिए सूरदास जी जो है, इनका साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इनका वात्सल्य रस वर्णन अद्वितीय है और इसी कारण इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। इन्होंने जो हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया ना, इसके लिए सदा ही स्मरणीय रहेंगे। बहुत ही सिंपल सी भाषा में और सबसे सरल लिखा है, गारंटेड है। नंबर की बात करें तो बच्चे क्या रहते हैं कि इतने का नंबर मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, भैया है ना, फालतू चीजें नहीं लिखने से कोई ज्यादा नंबर नहीं मिलता है। यदि कोई 4 नंबर की चीज है, 2 नंबर की चीज है, उसको ज्यादा लंबी चौड़ी लिखोगे तो गलत होगा। ये बच्चों को भी इसी तरह से पढ़ाया, ये भी टॉपर बने, आप भी बनोगे, जवाबदारी है, ठीक है। ये वैसे परसेंटेज नहीं बनी है ना भैया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और दूसरे कवि हमारे हैं वो है तुलसीदास, ठीक है। तो यहां से हमारे तुलसीदास जी का आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ सकते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे बढ़ेंगे, रचनाएं देखेंगे ना। रचनाएं बहुत सारी की इन्होंने, ठीक है। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक आदि बहुत सारी रचनाएं की, ठीक है। अनगिनत रचनाएं की, भैया गिनती तो कर सकते, मतलब बहुत सारी रचनाएं की। हमसे 2 पूछता है, अब 2 तो हर कहीं की याद रह जाएगी, ये तो सबको ही पता ही है। रामचरितमानस तो तुलसीदास की, जानकी मंगल, ठीक है, गीतावली, दोहावली, कवितावली, बरवे रामायण, ये विनय पत्रिका, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है भैया। चलिए तो भाव पक्ष की हम बात करेंगे, काव्यगत विशेषताएं की। तो 2 तरीके होते हैं लिखने के, ठीक है। एक तरीका मैंने डायरेक्टली आपको ये बता दिया, यहाँ पे देखो, जिसमें केवल 2-4 शब्द लिख दिए यहाँ से ढूंढ टटोल के और वो लिख दिया। दूसरा तरीका एक और है, ये मैंने अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको अनुभव हो
इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा लिखोगे नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा, क्या सब मिलेगा नंबर, घबराना नहीं है। काव्यगत विशेषता है भाव पक्ष। देखिए भक्ति भावना, सबसे पहली चीज है काव्यगत में भाव कैसा था इनका, मैंने बताया शुरुआत में ही आपको कि भाव पक्ष क्या होगा। भाव पक्ष का मतलब होगा कि इन्होंने जो रचना की उस समय इनके मन में जो भावनाएं थी, तो भाई साहब सबसे पहले तो भक्ति की भावना थी कि नहीं थी। ठीक है, तुलसीदास जी सगुण ईश्वर को मानते थे, मतलब वो भगवान की प्रतिमा को मानते थे और भगवान राम के अनन्य भक्त थे। ठीक है, उनकी जो भक्ति में असीम दैन्य और आत्मसमर्पण है, ये हो गया पहला। दूसरे हम बात करें आगे की, समन्वयवादी विचार। समन्वयवादी विचार मतलब इनका दृष्टिकोण जो था ना समन्वयवादी रहा, मतलब राम भक्त थे, ये राम भगवान को मानते थे, पर लेकिन सभी देव देवताओं की ये वंदना इन्होंने करी, इन्हें सभी को समान रूप से मान सम्मान दिया। समझिए बात को आप, है ना। चलिए लोक मंगल का भाव, लोक मंगल है यानी कि जो तुलसीदास जी के काव्य में लोक मंगल की भावना व्यक्त की गई है, उन्होंने भील कौल सबरी आदि को अपने काव्य में बताया है। रसों की प्रधानता, तुलसीदास जी रस सिद्ध कवि है, इनकी कविताओं में श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस का सुंदर चित्रण हुआ, रौद्र करुण अद्भुत रसों का भी वर्णन हुआ है। अब रही बात यह कि भैया एमपी बोर्ड में कभी क्या कर 2 नंबर का तो आ ही रहा है, 1 नंबर की रचना हो गई, एक का ये इतना लंबा चौड़ा लिखे, कोई से भी 2 पॉइंट लिख दो, किसने बोला चारों लिखो, ठीक है, कोई से भी जो जम रहे है वो लिख दो। ठीक है, कला पक्ष मिलेंगे नंबर, क्यों नहीं मिलेंगे ना। ठीक है, कला पक्ष का भाषा, भाषा जो है कोई से भी लिख देना है। देखिए भाव पक्ष में के भी 2 लिखना पड़ेगा और कला पक्ष के भी 2, ये 2 तो लिखना पड़ेगा। अब आप तो फिर 1 लाइन का मिल जाती है, 1 लाइन का नहीं मिलेगा, है ना। ठीक है, कला पक्ष में जाएगा भाषा। देखिए तुलसी ने ब्रज भाषा कला का यूज, कला का मतलब होता है भाषा कौन सी की, अलंकार कौन सी यूज करे, छंद कौन सी यूज करे, तो तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा और अवधी भाषा को अपनाया है। जहां तहां अरबी, फारसी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं। अलंकार योजना, तुलसीदास जी ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। छंद की बात करें तो इन्होंने चौपाई छंद, दोहा छंद, ठीक है, पद और सवैया, कवित्व छंद आदि छंदों की रचना अपने काव्य में की है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, मैं दे दूंगा वैसे भी। शैली की बात करें तो इन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों शैली का प्रयोग में काव्य की रचना की। साहित्य में स्थान बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है, आता ही 1 नंबर में। तुलसीदास जी का साहित्य में एक सम्मानजनक योग्य स्थान है। इन्होंने रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना की और इसके लिए ये हमें सदैव स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां से अपना तुलसीदास जी का ये स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त करो। यहां से हो गया इतना, ये रचनाएं हो गई है, यहां से काव्यगत विशेषताएं लेनी है आपको। ठीक है, यहां से हो गया कला पक्ष, हो गया ये हो गया भैया, और ये साहित्य में स्थान हो गया। चलिए तीसरे जो कवि है हमारे, वो कवि है आपके जयशंकर प्रसाद। 6 बताऊंगा, 6 हर साल कोई से भी पूछता रहता है, जरूरी नहीं साहब के नाम ये जयशंकर प्रसाद ही आएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी ने लाएगा। जिनको वास्तव में नंबर चाहिए ना, कंप्लीट करना 6 के 6। ठीक है, यहां से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, हमारे जो काम है वो काम है रचनाओं से। ठीक है, यहां से कामयानी, कामयानी क्या है, एक महाकाव्य है, इसलिए लिखा है यहाँ पर महाकाव्य की 1 नंबर में ये भी पूछ लेता है कि कामयानी क्या है, एक महाकाव्य, खंड काव्य नहीं है। लहर, झरना, आंसू। ठीक है, कामयानी नाम की लड़की थी, लहर लहर बालों को लहरा रही थी, किसमें, झरने में। फिर से सुनो, कामयानी नाम की लड़की थी, लहर लहर बालों को लहरा रही थी, झरने में तोड़ दिया, जो दिया नहीं मैंने तो तोड़ दिया उसकी पासू, निकल गए आंसू। तो यहां से ये चीजें याद रख सकते हैं। काव्यगत विशेषता है, ये देखिएगा। भाव पक्ष, भाव पक्ष में सबसे पहला है समरसता का संदेश। समरसता का मतलब है कि सभी को समान भाव से देखना, तो ये इनके महाकाव्य कामयानी में समरसता का संदेश इन्होंने दिया है। छायावाद के जनक, ये छायावाद के जनक में जाएगा। हिंदी काव्य में छायावाद के शुभारंभ करने का जो श्रेय है वो जयशंकर प्रसाद को ही जाता है। उनकी कविता में छायावाद की संपूर्ण विशेषता है तथा चरमोत्सर्ग विद्यमान है। प्रेम वेदना का मर्म स्पर्शी झांकी, ये हो गया। प्रकृति चित्रण हो गया है, राष्ट्रीयता हो गई है, ये आप पढ़ सकते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए
कला पक्ष, अच्छा 4 ने लिखने हैं, 2 नंबर में आता है तो 2 पॉइंट कोई से भी लिख देना, भाषा अलंकार वाला कोई सा भी, ठीक है। तो यहां से देखिए भाषा में प्रसाद जी की जो भाषा है परिमार्जित, व्याकरण संबद्ध, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। आपने भाव के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया है। अलंकार की यदि हम बात करें तो इन्होंने कविताओं में प्राचीन तथा नवीन अलंकारों का स्वाभाविक वर्णन हुआ है। ये हो गया छंद है। शैली में इन्होंने प्रबंध तथा मुक्तक दोनों शैली का अपना ही है, और कामयानी जो है उनकी आधुनिक काल की श्रेष्ठ रचना है। हो गया इतना। अब है साहित्य में स्थान, तो साहित्य में स्थान बढ़िया सिंपल कि जयशंकर प्रसाद महाकाव्यकार, नाटककार, कवि, कथाकार आदि रूपों में एक महान साहित्यकार सिद्ध हुए। अब जब सिद्ध हुए तो भाई साहब के इनको सबसे नीचे रख लें, इसलिए इनका विशिष्ट स्थान है, ठीक है। तो ये देखिएगा, यहां से आप कर सकते हैं। ये हो गया जयशंकर प्रसाद का, थोड़ा छोटा कर दूं ये, ठीक है। ये रचनाएं हैं, ये आपका भाव पक्ष वाला, ठीक है। कोई से भी 2 पॉइंट लिख देना, भाव पक्ष में 4 लिखे हैं, यहाँ पर 5 लिख दिए ना, बिल्कुल डिटेल। कहीं कहीं पर के 10 नंबर का भी आता ना, तो उनके हिसाब तरह से बना दिया था, ठीक है। आपको 2 पॉइंट कोई से भी लिख देना है ना। ये कला पक्ष हो गया, ठीक है, यहां से। और आगे हम देखेंगे तो ये साहित्य में स्थान है ना। चलिए आगे के जो कवि है हमारे, वो निकल कर आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो, ठीक है, उनके बारे में यहां से कुछ बातें मैंने लिख दी है पहले से ही, यहां पर अपन थोड़ा सा, ठीक है भैया, यहां से इसको पढ़ लेना आप। हमारा जो काम है एमपी बोर्ड में वो रचनाओं से है। तो अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकरमुत्ता, तुलसीदास, अनिमा, बेला, आराधना, अपरा, गीति कुंज, नए पत्ते, इतने सारे इनकी रचनाएं हैं। इनमें से 2 रचनाएं कोई से भी आप कंप्लीट कर लेना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका इनकी काव्यगत विशेषताएं। तो काव्यगत विशेषताओं में निम्न है। नंबर 1 है भाव पक्ष में कौन कौन सी चीजें आई है। प्रेम और सौंदर्य का वर्णन, प्रकृति चित्रण है, प्रयोगवादी दृष्टिकोण है, राष्ट्रीयता आ जाएगी, है ना। चलिए तो यहां से देखते हैं अपन भाव पक्ष में क्या है। निराला जी के काव्य में प्रेम और सौंदर्य के मोहक चित्र देखने को मिलते हैं। प्रकृति चित्रण क्या है, निराला ने प्रकृति के सजीव चित्र अंकित किए हैं। उनका प्रकृति में वर्णन अत्यंत मधुर और हृदय स्पर्शी है। प्रगतिवादी दृष्टिकोण, निराला के काव्य दीनहीन निर्धन किसानों के प्रति गहरी सहानुभूति है, ठीक है। और कुकरमुत्ता, ये इनमें से देखिए इतना सारा आपको पढ़ना नहीं, ये कॉलेज वाले बच्चों के लिए रहता है इतना सारा, है ना। आपको केवल सिंपल से लिख देना है, जो सरल लगे इनमें से ढूंढ ढांड के, ठीक है। ये कला पक्ष में आ जाएगा। निराला जी की जो भाषा है वो भावों के अनुरूप बदली है। किनके अनुरूप, भावों के अनुरूप। अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर भावों के अनुरूप बदल दी जाती है। इधर 1-2 छोड़ दो, बाकी लाइन आगे की मिलेगा नंबर 2 नंबर में, फिर के जान लो क्या, ठीक है। शैली, ठीक है, यहां से छंद हो गया। साहित्य में स्थान, इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। आधुनिक कवियों में महाप्राण निराला जी का उत्कृष्ट स्थान है। वे मुक्तक के जनक थे। निराला जी ने हिंदी कविता को एक नई दिशा प्रदान की। कितना भी नहीं लिख पाओ तो इतना तो लिखना है कि इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, और ठीक है, इन्होंने हिंदी कविता को एक नई दिशा प्रदान की। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। और अगला जो आपका यहाँ पर 5वां नाम आता है वो आता है नागार्जुन का, ठीक है भैया। तो ये आपको यहां से मैं बता देता हूं, ये थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है। ये हो गया भैया। अब आ जाएगा आपका रचनाएं इतनी सारी लिख दी यहाँ पर। देखिए युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, खून और शोले, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, ठीक है, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, प्रेत का बयान आदि इनकी रचनाएं। बहुत सारी रचनाएं हैं, 2 रचनाएं याद करनी है ना। भाव पक्ष क्या है, विद्रोह का स्वर सबसे पहले है कि इनके काव्य में क्या होता है, शोषितों के प्रति तो सहानुभूति रही, और हर स्तर पर शोषण के विरुद्ध तीखे शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया, ठीक है। दूसरा है प्रकृति चित्रण, जिसको आप थोड़ा सा पढ़िएगा क्योंकि लंबा वीडियो ना बने इसलिए अपन कर रहे हैं। बाकी तो आपका देख लीजिए, छोटे लिखने मैंने बता दिया, अंदर से छोटे कर लेना है ना। छोटे नहीं करो तो 4-4, 5-5 पॉइंट है तो 3-3 पॉइंट, 2-2 पॉइंट लिखना है। भाव पक्ष में 2-2 से ज्यादा मत लिखना, ठीक है। साहित्य में स्थान हो गया इतना। अगला जो है आपका अंतिम जो है
वो है आपका मंगरेश डबराल। ठीक है, 10th क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बता दिए मैंने 6 नाम आपको। ठीक है, ये अंतिम छठा है, इसको भी ध्यान से आप देख लीजिएगा। यहां से थोड़ा सा अपन इसको छोटा कर लेते हैं ना, ये हो गया। इसके बाद में ये रचनाएं हैं, पहाड़ पर लालटेन, ठीक है, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, ठीक है, आवाज भी एक जगह है, तथा नए युग का में शत्रु। ठीक है, हो गया इतना। चलिए, काव्यगत विशेषताओं में इनकी काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित है। भाव पक्ष, भाव पक्ष ध्यान से देखिएगा। मंगरेश डबराल के काव्य में सामंती बोध तथा पूंजीवादी छल कपट का स्पष्ट प्रतिकार किया गया है। डबराल का सौंदर्य बोध अत्यंत सूक्ष्म है। उन्होंने संगतकार जैसे अज्ञात कलाकारों को महत्व को रेखांकित किया है। इतना हो गया। कला पक्ष में हम बात करें तो इनकी देखिए भाषा में डबराल की भाषा पारदर्शी है। ठीक है, इनके भाव व्यक्त करने के लिए इन्होंने करने की अपूर्ण क्षमता है। ये हो गया, यहाँ तक अपूर्ण क्षमता, यहाँ तक कर लेना, केवल क्षमता तक बहुत है। अलंकार में अपन लिखेंगे कि डबराल को अलंकारों के प्रति मोह नहीं रहा, फिर भी इन्होंने अपने काव्य में कई पर अनुप्रास अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग कर दिया है। छंद है इसमें, तो छंद मुक्त काव्य का सृजन किया है। इनकी कविताओं में भाव के अनुरूप आरोहण और अवरोहण का निर्वाह हुआ है, और ये साहित्य में स्थान हो गया। तो ये मैंने आपको 6 के 6, ठीक है भैया, कवि परिचय बता दिए हैं, सूरदास से लेकर मंगरेश डबराल तक। ठीक है भैया, 6 दिए हैं, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, अच्छे से तरक्की करिए। इसी तरह एक ही वीडियो में लेखक परिचय को भी अपन कवर कर देंगे। बढ़िया से आप तो तैयारी करो, घबराना नहीं, मैं आपके साथ हूं, कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, यहां से देखिएगा, इस तरह से परसेंटेज बनाना चाहते हो तो महत्वपूर्ण 6 पेपर मैंने आपके लिए एग्जाम के लिए डाले भी हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखना जरूर जाके ना, प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिएगा।